हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। सो इट वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। सो जैसा कि हम जानते हैं, फ्रांस के अंदर ऑलरेडी रिवॉल्यूशन हो चुका है 1789 में, जिसके वजह से अब जो यूरोप के अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके माइंड ओपन अप होने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अब ये भावना जन्म लेने लगी कि जिस तरीके से फ्रांस के लोग अपने मोनार्क के खिलाफ जाकर सत्ता को पलट सकते हैं, साथ ही उन लोगों ने किस तरीके से मोनार्की को ख़त्म करके डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही ब्रॉड मैसेज के रूप में गया। रशिया के अंदर भी जो लोग थे उन्होंने अपने मोनार्क को हटाने की कोशिश की। वो सभी लोग चाहते थे कि अब रशिया के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए और साथ ही डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज़ को इवॉल्व किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, उस टाइम पे पूरे ही यूरोप में सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था कि पूरी सोसाइटी 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट एस्टेट के अंदर हमेशा से ही चर्च एंड क्लर्जी आया करते थे। सेकंड एस्टेट पे हमेशा से ही नोबेलिटी का राज था और थर्ड एस्टेट्स में कॉमनर्स थे और हमेशा ही उन कॉमनर्स के ऊपर इन दोनों एस्टेट्स का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस रहा। डोमिनेंस के चलते रशिया के अंदर भी अब जो लोग हैं वो बगावत पर उतर आए। वो भी चाहते थे कि फ्रांस की तरह हम भी अपने कंट्री में मोनार्की को ख़त्म कर दें। हम रशिया के अंदर क्या देखते हैं कि जो ग्रेजुअली जो पॉपुलेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी: कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। फर्स्टली हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स के क्या मतलब हैं। लिबरल्स वो लोग हुआ करते थे जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, साथ ही वो सभी रिलीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉलरेटिव थे, यानी कि सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट किया करते थे। लोग हमेशा से ही रूलर्स की पावर को कंट्रोल करना चाहते थे और चाहते थे कि एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जिसके थ्रू मोनार्की की पावर को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही ये लोग चाहते थे कि वोटिंग राइट्स केवल उन्हीं लोगों को मिले जिनके पास प्रॉपर्टी है, यानी कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में नहीं थे और वीमेंस को वोटिंग राइट्स देने के फेवर में भी नहीं थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो रेडिकल्स थे, उनकी विचारधारा इनसे थोड़ी अलग थी। लोग वीमेंस को वोटिंग राइट्स देने के फेवर में थे और लिबरल्स से बिल्कुल अपोजिट, ये लोग चाहते थे कि सभी लोगों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिले, यानी कि ज़्यादा अमीर लोगों के पास ज़्यादा धन संचित ना हो, सभी लोगों को इक्वली जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं वो मिले। शब्दों में कहा जाए तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी एक ही इंसान के पास सारे धन का जमा होना और बाकी जो जनता है उसके पास धन का अभाव होना। इन दोनों की विचारधारा से बिल्कुल अलग एक तीसरी विचारधारा थी जिसे कंजर्वेटिव्स कहा जाता था। कंजर्वेटिव्स हालांकि रेडिकल्स और लिबरल्स की तरह ही सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ी रूढ़िवादी विचारधारा को मानते थे, यानी कि उनका मानना था कि चाहे मोनार्की का रूल ख़त्म हो जाए, लेकिन उनके लिए सोसाइटी में हमेशा ही एक रिस्पेक्ट रहे और साथ ही लोग अपने ट्रेडिशनल रूट्स को ना भूलें। सोसाइटी को मॉडर्नाइज ज़रूर किया जाए, लेकिन जो उनके ट्रेडिशंस हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू किया जाए। जहाँ एक तरफ समाज में इस तरीके के आइडियाज़ इवॉल्व हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। हर कंट्री अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करने की होड़ में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर चुका था। लेकिन अब इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के कुछ ड्रॉबैक थे, जैसे कि इस रिवॉल्यूशन के चलते जितने भी वर्कर्स थे उनके जो वर्किंग आवर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया और साथ ही उनके वेजेस को कम कर दिया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और कम से कम इंसेंटिव्स को खर्च करना पड़े। इन सब चीज़ों की वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी लिविंग कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जिनको अनएम्प्लॉयमेंट का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि जो वर्कर्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम नहीं कर पाते थे उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता था। इन सभी चीज़ों के चलते हुए पूरे यूरोप के अंदर अब एक ऐसी सिचुएशन बनने लगी जिसकी वजह से जो वर्किंग क्लास है वो रिवॉल्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो गया,
क्योंकि जितने वर्किंग क्लास के लोग थे वो सभी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव फील कर रहे थे, यानी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि यूरोप में 1815 के टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, यहाँ पर बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज आए जो हमेशा से चाहते थे कि मोनार्की की पावर को ओवरथ्रो कर दिया जाए और साथ ही इन इंडस्ट्रियलिस्ट से भी इनके जो रिसोर्सेज हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको छीन लिया जाए और साथ ही उस प्रॉपर्टी को उस गरीब जनता में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि वो जो गरीब और अमीर के बीच का जो भेदभाव है ना उसको कम किया जा सके। उसी टाइम पे एक और नई टर्म निकल के आई जिसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। सो नेशनलिज्म बेसिकली सभी मोनार्क अपनी कंट्रीज़ में अपने ही यहाँ की जनता को अपने वश में, यानी कि अपने कंट्रोल में करने के लिए इस टर्म को यूज़ किया करते थे। यानी कि जो भी मोनार्क्स थे वो नेशनलिज्म वर्ड को यूज़ करके अपने यहाँ के सिटीजन्स को दूसरे देशों के खिलाफ भड़काने के लिए एज अ रिसोर्स यूज़ करते थे। और साथ ही जब कभी किसी मोनार्क की दूसरे कंट्री के मोनार्क के साथ कोई भी वॉर होता था तो उस टाइम पे इन्हीं लोगों को, इन्हीं सिटीजन्स को एज अ सोल्जर ऑफ वॉर यूज़ किया जाता था। इसी टाइम पे यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर एक नई आइडियोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रही थी, जिसे हम सोशलिज्म के नाम से जानते हैं। सो सोशलिज्म क्या था? बेसिकली सोशलिस्ट लोग जो थे वो सोचते थे कि इस पूरी वर्ल्ड में जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट के पास है। कैपिटलिस्ट कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया था और इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्कर ज़रूर काम करते थे, लेकिन जितना भी प्रॉफिट था वो सभी का सभी कैपिटलिस्ट अपने पास रखते थे। तो इस वजह से एक वर्ग यानी कि जो कैपिटलिस्ट है वो अमीर होता जा रहा था और दूसरी तरफ दूसरा वर्ग यानी कि जो वर्कर्स है वो गरीब होते जा रहे थे। तो इसकी वजह से सोसाइटी में एक बहुत ही वाइडन गैप आ गया। अब इस वाइडन गैप की वजह से ये जो वर्कर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। तो इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजिस्ट, ऐसे फिलोसोफर्स ने जन्म लिया, जैसे कि कार्ल मार्क्स, फ्राइडरिच एंजल्स। ये लोग बात करते थे कि सोसाइटी को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स, इस सिस्टम की चेन को ब्रेक डाउन करना होगा। यानी कि जब तक सारा का सारा प्रॉफिट कैपिटलिस्ट के पास रहेगा तब तक सोसाइटी कभी भी ग्रो अप नहीं कर सकता। तो कार्ल मार्क्स जैसे फिलोसोफर्स ने ये आइडियाज़ दिए कि जो प्रॉफिट है उसको सभी वर्कर्स में इक्वली डिवाइड करना चाहिए, तभी जो सोसाइटी है वो ग्रो अप कर सकती है। साथ ही इन्होंने एक नए टर्म को इवॉल्व किया जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोशलिज्म। सो कोऑपरेटिव सोशलिज्म इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम सोशलिज्म। इसके अंदर भी हम वही चीज़ को देखते हैं कि सभी लोग कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ मिल बांट के सोसाइटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें। जब रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि सोसाइटी के किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को उसका ज़्यादा और कम फ़ायदा ना मिले, बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को किया जाए। धीरे धीरे अब पूरे यूरोप के अंदर ये जो सोशलिज्म का आइडिया है वो बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहा था। बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर लोगों ने अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बना लिए थे और जिसका एक ही मकसद था कि सोशलिज्म की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। सो अगर हम देखें तो 1905 के अंदर इंग्लैंड में लेबर पार्टी बनी और लेबर पार्टी का मेन मोटिव क्या था? सोशलिज्म के आइडिया को पूरे इंग्लैंड में इवॉल्व करना। उसी तरीके से हम देखते हैं जर्मनी के अंदर भी वहाँ के लोगों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया। साथ ही फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी को बनते देखा गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि धीरे धीरे पूरे यूरोप में सोशलिज्म आइडियोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी। इसी सोशलिज्म ने कहीं ना कहीं रशियन रिवॉल्यूशन में भी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसा कि हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रांस के अंदर भी जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसका सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो ये था कि वहाँ के जो कॉमनर्स थे, वहाँ की जो आम जनता थी, वो राजा के खिलाफ रिवॉल्यूशनरी हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी सोशलिज्म के आइडिया को ही इवॉल्व किया था।
अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ईयर 1914 से। उस टाइम पे रशिया के अंदर ज़ार निकोलस सेकंड का शासन चल रहा था। रशिया में किंग को ज़ार कहा जाता है। उस टाइम का रशिया जो था वो आज के रशिया से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस जैसे कुछ कंट्रीज़ उस टाइम पे रशिया का पार्ट हुआ करते थे। साथ ही हम देखते हैं कि रशिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते थे, जैसे कि बुद्धिज़्म, मुस्लिम, क्रिश्चियंस की भी दो शाखाएं थी, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। जबकि ज़ार निकोलस सेकंड जो था वो सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियंस को ही सपोर्ट किया करता था। ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ज़ार निकोलस सेकंड को पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ। एग्रीकल्चर रशिया की इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट था। उस टाइम पे रशिया ग्रेन का एक मेजर एक्सपोर्टर था, तो बहुत सारे लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते थे। अब ऐसे में जितनी भी ज़मीन थी वो नोबेलिटी और चर्च के पास थी, तो वहाँ पे कल्टीवेटर्स या पीजेंट्स हुआ करते थे। उन्हें उसी ज़मीन पर काम करने दिया जाता था और साथ में उनका एक हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था। इसकी वजह से पीजेंट्स काफ़ी नाखुश रहा करते थे। वो चाहते थे कि ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो चर्च और नोबेलिटी से लेकर उन पीजेंट्स को दे दिया जाए, ताकि उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे बड़े बड़े शहरों में जो इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, वहाँ पे वर्कर्स की लिविंग कंडीशन काफ़ी बेकार थी। साथ ही उन्हें 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। बदले में वेजेस काफ़ी कम मिलने की वजह से वो काफ़ी नाखुश रहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वीमेन वर्कर्स हैं उनका भी काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज शेयर था। 31% अराउंड ऐसे वीमेंस थी जो इंडस्ट्रीज़ में काम करती थी, लेकिन उनको जो वेजेस का शेयर मिलता था वो काफ़ी कम था एज़ कम्पेयर टू मैन। सो ये कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से वर्कर्स ने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। बहुत अलग अलग शहरों में वर्कर की स्ट्राइक्स देखने के लिए मिली, और ये भी एक बड़ा रीज़न रहा जिसकी वजह से आगे चल के हमें रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन दिखेगा। साथ ही हम देखते हैं कि ईयर 1904 में एकदम से जो ब्रेड प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, तो इसकी वजह से लोगों में काफ़ी अफरा तफरी मच गई। इन सब चीज़ों के चलते जो लिबरल्स और रेडिकल्स हुआ करते थे रशिया में, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया पीजेंट्स एंड वर्कर्स को, और सभी लोगों ने एक साथ मिलके 1905 में पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी भीड़ फादर गेबॉन की लीडरशिप में जो निकोलस सेकंड है उसके पैलेस के बाहर जाते हैं और वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। उनका मेन पर्पस था कि अपने डिमांड को बहुत ही पीसफुल वे में किंग के सामने रखना। ज़ार निकोलस सेकंड जो है वो मिसअंडरस्टूड होकर उस पूरी जो गैदरिंग थी, पब्लिक थी, उन पे फायर करवा देता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है। करीब 100 के करीब वर्कर्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, और इसी इवेंट को हिस्ट्री में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। इसे 1905 के रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो घटना हुई इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा पूरी जनता पे, जिसकी वजह से अब जो ज़ार निकोलस सेकंड है वो भी काफ़ी प्रेशराइज्ड हो गए। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए रशिया के अंदर 1905 में एक इलेक्टेड पार्लियामेंट का निर्माण किया गया, जिसे ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। ज़ार निकोलस सेकंड कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी जो पावर है उसे लिमिट डाउन किया जाए या कुछ भी पावर कम हो। इस वजह से वो बार बार ड्यूमा का निर्माण करते थे और बार बार उसे कोलैप्स कर देते थे। इन सभी चीज़ों के चलते चलते ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाता है, और वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में डिस्कशन हम किसी और दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी हम इसे बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करते हुए ये देखते हैं कि स्पेशली रशिया के कंटेक्स्ट में वर्ल्ड वॉर 1 कैसा रहा था। देखा जाए तो रशिया को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए थे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मिलकर रशिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया, जिसकी वजह से रशिया के जो सोल्जर्स थे
काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ को उन्होंने मीट किया। साथ ही हम देखते हैं कि आम जनता के बीच भी ज़ार को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से की भावना थी। सिचुएशन दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। 1916 में काफ़ी ज़्यादा राइट्स हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर्स भी अब बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहते थे। फूड शॉर्टेजेस बढ़ने लगी, जिसकी वजह से लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। 22 फरवरी को पूरे कंट्री में जो वर्कर्स थे उन्होंने एक लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अब बढ़ती जा रही थी। लास्ट में 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने फिर से ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। इन सभी चीज़ों के चलते अब जो सोल्जर्स थे कहीं ना कहीं वो वर्कर्स से जा कर के मिल गए, यानी कि अब उन दोनों ने मिलकर अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसे पेट्रोग्राड सोवियत के नाम से जाना गया। अब ये जो पेट्रोग्राड सोवियत के अंदर जो भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में थे रूलर के, इसीलिए वो सब चाहते थे कि जो अब ज़ार है वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दे। इन्हीं सभी लोगों को जो हेड कर रहा था वो था ज़ार का खुद का मिलिट्री कमांडर, और उसी के कहने पर ज़ार निकोलस सेकंड मार्च को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं। और इसी के साथ रशिया में एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम से चले आ रहे मोनार्की का एंड हो जाता है। इसके बाद रशिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाता है, जिसके थ्रू आने वाले दिनों में अब एक नए संविधान की रचना होने वाली थी, और साथ ही एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बनाया जाता है, ताकि अब गवर्नमेंट जो है वो सारा ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अपने हाथ में ले ले और साथ ही मोनार्की को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसी फरवरी रिवॉल्यूशन को हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन के लिए एक ड्रेस रिहर्सल के रूप में देखते हैं, क्योंकि अब जो अक्टूबर के अंदर रिवॉल्यूशन होने वाला था वो इस रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्योंकि अब मोनार्की जो है वो ख़त्म हो चुकी है, फिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जिसकी वजह से अक्टूबर में वापस से रशिया के अंदर एक और रिवॉल्यूशन हुआ। सो ईयर 1917 में अप्रैल में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन वापस से रशिया आ जाते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से वो किसी दूसरे कंट्री में एग्जाइल में थे। साथ ही वहाँ पे वो रशिया में कैसे नए नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लाया जाए, रशिया को किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनाया जाए, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वापस रशिया आते ही व्लादिमीर लेनिन सबसे पहले जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके सामने डिमांड रखते हैं कि अब जो वर्ल्ड वॉर 1914 से चल रहा है और जिसमें रशिया की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो उसमें से रशिया को अब बैक ऑफ कर लेना चाहिए। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक रशिया उस वर्ल्ड वॉर का पार्ट रहेगा तो उसकी वजह से रशिया के खुद के जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही जो लेनिन है वो गवर्नमेंट के सामने 3 डिमांड्स को रखते हैं। पहली डिमांड ये थी कि वो चाहते थे कि जितना भी लैंड है वो सब पीजेंट्स को दे दिया जाए, जो बैंक्स हैं उन्हें नेशनलाइज्ड कर दिया जाए, और लास्ट और फॉरमोस्ट डिमांड थी कि अब जितना जल्दी हो सके रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर निकाला जाए। धीरे धीरे जो लेनिन है उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा जनता में फैलने लगा, यानी कि अब लेनिन काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर्स में शामिल हो गए, जिसका सबसे ज़्यादा खतरा रशिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को था, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमेशा ही ये खतरा रहता था कि लेनिन की वजह से कहीं वापस से ये रिवॉल्यूशंस मूवमेंट्स स्टार्ट ना हो जाए। दूसरी तरफ लेनिन जहाँ भी जाते थे वो वर्कर्स को, पीजेंट्स को, सोल्जर्स को हर जगह अपने मीटिंग्स के थ्रू एड्रेस करते थे, और साथ ही उनको हमेशा ही उनके हक के बारे में समझाते थे, उनके राइट्स के बारे में समझाते थे। इस तरीके से बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोक प्रसिद्ध हो गए। सितंबर 1917 में बहुत सारे पीजेंट्स ने व्लादिमीर लेनिन की बातों में आकर बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मन में भी अब सत्ता जाने का डर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने हमेशा ही ट्राई किया कि बोल्शेविक के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। जहाँ पर भी सोल्जर्स ने और पीजेंट्स ने अपराइजिंग की उन्हें दबाया गया, और काफ़ी ज़्यादा जगहों पर ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे इनको रिप्रेस किया गया। इन्हीं सब चीज़ों के चलते बोल्शेविक पार्टी के लेनिन
सभी लोगों के सामने इस चीज़ को प्रूव करने में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं कि अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटर की तरह वर्क कर रहे हैं, यानी कि आने वाले टाइम पे अगर इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत जल्द वापस से कॉन्स्टिट्यूशन को डीफेम कर दिया जाएगा और साथ ही जो पावर है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों के चलते अब अक्टूबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जैसे कि पेट्रोग्राड, मॉस्को, वहाँ पे रिवॉल्यूशंस होने लगे। एंड एट लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की है वो अपनी कंट्री को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले गए। इन सभी चीज़ों के चलते जो लेनिन है उन्होंने फाइनली अपनी पावर को स्टैब्लिश किया और बोल्शेविक पार्टी के साथ साथ पूरी जनता ने उनको सपोर्ट किया, जिसके चलते सत्ता परिवर्तन हुआ और लेनिन को नया लीडर चुना गया। दिसंबर आते आते बोल्शेविक्स का पूरे ही रशिया में कंट्रोल हो चुका था। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन के बाद अब एक नए नेता के रूप में उभरेंगे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन के अंडर में अब जो रशिया है वो एक कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में उभरेगा, यानी कि अब जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाएगा, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाएगा और साथ ही जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सब पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा और गवर्नमेंट जो है वो इक्वली सारे रिसोर्सेज को पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इस तरीके से रशिया में कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली। नवंबर 1917 में जो पीजेंट्स थे उनको ऑनरशिप राइट्स दिए गए। साथ ही जिन पीजेंट्स के पास प्रॉपर्टी नहीं थी या जिनके पास लैंड नहीं थी उनको अलग से लैंड्स प्रोवाइड की गई। और साथ ही नवंबर 1917 में जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया और इस तरीके से रशिया में वन पार्टी सिस्टम को डेवलप किया गया। So it was all about the revolutions that has happened in Russia. अगर हम वन लाइन में कहें तो वो कंट्री जो कभी मोनार्की हुआ करता था उसने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ट्रांसफॉर्म किया और फिर किस तरीके से एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई, फिर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्लेस करके एक कम्युनिस्ट स्टेट को डेवलप किया गया रशिया के अंदर। और साथ ही रशिया वो पहला कंट्री बन गया जिसने पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म की एक डेफिनेशन दी। इसी की वजह से इंडिया में भी 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनाया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू हैव गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।